गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम भूगोल में सामाजिक विज्ञान भूगोल में पार्ट 1 संसाधन और विकास के आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने जाना कि संसाधन के कितने प्रकार हैं और किस किस प्रकार से हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि संसाधनों का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो संसाधनों के विकास में हमने देखा था कि मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो संसाधनों का उपयोग करता है उसने क्या किया, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना प्रारंभ कर दिया और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा उसने लालचवश होकर संसाधनों का उपयोग किया कि उस संसाधनों में क्या आ गई, कमी आ गई। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए। अब इस प्रकार से समाज क्या है, दो हिस्सों में, दो वर्गों में बट गया। एक था अमीर वर्ग जो संसाधन संपन्न था और दूसरा है गरीब वर्ग जो संसाधनहीन था। इसके अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति का संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि। भूमंडलीय तापन यानी भूमि का तापमान बढ़ने लगा। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें थी, ओजोन परत जो पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का काम करती है, ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। लेकिन इस संसाधनों का दुरुपयोग होने से, अंधाधुंध दुरुपयोग होने से ओजोन परत में क्या होने लगे, छिद्र होने लगे, जिससे कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं यानी पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर सीधे आने लगी। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी, जिससे भूमि निम्नीकरण होने लगा, भूमि का कटाव होने लगा। ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य क्या खतरे में पड़ सकता है। अगर लगातार इसे रोका नहीं गया तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और संसाधन सिर्फ नाम मात्र के रह जाएंगे। हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना भी अति आवश्यक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब इसी के बारे में बात करते हुए सभी देशों ने, विश्व के सभी देशों ने मिलकर फिर क्या किया, इसके बचाव हेतु कार्य प्रारंभ किया। इसमें सर्वप्रथम जो पहला काम हुआ था वो था 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से, जो कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। इसमें क्या रखा गया था कि विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, इसका उद्देश्य यही था। साथ ही सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए ये एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान करता है। अभी इस एजेंडे में क्या रखा गया था, इस घोषणा पत्र में क्या दिया था, तो वो भी यहाँ पर आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर दिया है। ये एजेंडा था, यह एक घोषणा जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना तथा कार्यसूची, जिसका उद्देश्य क्या था, समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करेगा, यानी सभी मिलकर अगर ये कार्य संपन्न करेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है। इसीलिए ये कार्यसूची तैयार की गई और इसके उद्देश्य हेतु कार्य भी शुरू कर दिए गए। अब हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन।
संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति थी। एक रणनीति तैयार की गई जिसमें किसका नियोजन किया गया? संसाधनों का। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह से संसाधनों की प्रचुरता है, बहुत अधिकता है, परंतु दूसरे तरह से संसाधनों की कमी। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, मतलब जिनके पास संसाधन की उपलब्धता भी है वो आत्मनिर्भर भी है। ऐसे देश कैसे हैं? संपन्न देश है, सुखी देश है। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी भी है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश के कुछ प्रदेश जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये प्रांत ऐसे हैं जिनमें खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की यहाँ पर कमी है। उसी प्रकार से राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। यहाँ पर राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की अधिकता है, ये संसाधन बहुत मात्रा में है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिन राज्यों में कुछ संसाधन तो बहुत है, लेकिन दूसरे संसाधनों की क्या है? कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी भी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। किसी देश के लिए राष्ट्रीय और प्रांत के लिए प्रांतीय या क्षेत्र विशेष के लिए स्थानीय और प्रादेशिक भी संतुलन बनाना अति आवश्यक है। इसलिए ये सारे नियोजन बनाए गए हैं। अब भारत में संसाधन नियोजन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला क्या है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। सबसे पहले तो क्या करना कि देश में जो प्रदेश है उनमें कौन कौन से संसाधन हैं, सबसे पहले उनकी पहचान करना और उसके हेतु तालिका बनाना। और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। इस तालिका हेतु क्या कार्य करना? सबसे पहले तो क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, फिर संसाधन पहचान कर उनकी गुणात्मक और मात्रात्मक, मतलब उसमें क्या कितनी मात्रा है और क्या गुण है, इसका अनुमान लगाकर उसका मापन करना। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा क्या है यहाँ पर नियोजन की प्रक्रिया में कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। इसके विकास हेतु योजना लागू करना। अब उस योजना में क्या शामिल करना? प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन। तीसरी बात यहाँ पर क्या है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। पहले तो तालिका हमने बना ली, तालिका बनाने के बाद उस योजना को लागू करने हेतु ढांचा तैयार करना, और फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर है वो क्या है कि उन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय, मतलब सामंजस्य स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उसी के बाद ही जब पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तो संसाधन नियोजन का उद्देश्य हेतु इसमें प्रावधान रखा गया था। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं होता। देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे भी हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मतलब उनके पास संसाधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। तो ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी होते हुए भी वो आर्थिक रूप से विकसित हैं। तो इनमें सामंजस्य स्थापित करना अति आवश्यक है। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।